हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 47 कर रहे हैं। 3 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 5 का रिवीजन कर रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य व संरचना कोशिका के द्वारा ही प्रदान की जाती है। जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिक जीव जो केवल जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव जैसे पादप, जंतु, कवक। अनेक कोशिकाओं से मिलकर ये विभिन्न कार्य करते हैं और इनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। संरचना के आधार पर कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका, इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व केंद्रक अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करती है और इसमें होने वाली सभी क्रियाएं भी करती हैं। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। ऐसे जीव कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। और बहुकोशिक जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं मिलती हैं, जो उत्तक का भी निर्माण करती हैं, पादप, जंतु, कवक। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक संरचना वाली कोशिका होती है जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिकाएं उन्नत कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत बाद में बनी हैं और इनमें केंद्रक, कोशिका अंगक सभी झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। हम जो भोजन खाते हैं या हमारे रक्त में जो भी पदार्थ उपस्थित होते हैं वह कोशिका में पहुंच जाते हैं। वह किस प्रकार पहुंचते हैं? जो कोशिका है उसके आसपास जब रक्त का प्रभाव होता है तो रक्त में उपस्थित पदार्थ अगर ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वह कोशिका के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से कोशिका में यदि जल जाए तो इसे हम परासरण कहते हैं। और इस प्रकार 3 प्रकार से कोशिका के अंदर पदार्थ आ या जा सकते हैं। इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, विलयन को 3 प्रकार में कैटेगराइज करते हैं। अल्पराशन दाबी विलयन। विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होता है और जल कोशिका में फूल जाने लगता है, जिससे कि कोशिका फूलकर बड़ी हो जाती है। इसको हम अंतःपरासन भी कहते हैं। अंत का मतलब होता है अंदर, परासरण मतलब जल के अणुओं की गति। समपरासन दाबी विलयन। यदि कोशिका के आसपास का वातावरण और कोशिका में समान मात्रा में जल है तो जितने अणु अंदर आएंगे उतने ही अणु बाहर जाएंगे। इस प्रकार कोशिका में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अतिपरासन दाबी विलयन। ऐसी विलयन में कोशिका की अपेक्षा जल कम होता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। वही परासरण। यदि बाहर के वातावरण में कोशिका की अपेक्षा जल कम होता है तो कोशिका से जल बाहर जा सकता है। इसके कारण कोशिका साइज में सिकुड़ जाती है और इसे बहिर्प्रासन कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ पर कोशिका की संरचना दी गई है। कोशिका के 3 मुख्य अंग होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो इसके पदार्थों को अंदर बांध के रखती है, केंद्रक जो इसको कंट्रोल करता है, और इसमें पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, जिसके कारण पदार्थ इधर से उधर आ जा सकते हैं। केंद्रक, इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका के कार्यों को नियंत्रित निर्देशित करता है। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। गुण सूत्रों में आनुवांशिक संकेत या गुण होते हैं जो माता पिता के डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। केंद्रक के अंदर डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए क्रोमोसोम पर लगा हुआ होता है या क्रोमोसोम के रूप में होता है। यह जीन से बना होता है और जीन के अंदर वह सभी मैसेज होते हैं जो माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं, जिसके कारण कोशिका को पता चलता है कि उसे किस प्रकार से व्यवहार करना है। अंतर्द्रव्य जालिका ER 2 प्रकार का होता है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका व चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। यह एक कोशिका का अंगक है जो कि केंद्रक के पास में उपस्थित होता है और यह नलिकाओं के रूप में होता है। इन नलिकाओं में केंद्रक से निकला हुआ पदार्थ पहुंचता है। यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यदि राइबोसोम इनके ऊपर उपस्थित होते हैं तो ये अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी दिखाई देती है, तब हम इसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। यदि इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं तो यह चिकनी दिखाई देती है, तब हम इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। RER पर राइबोसोम स्थित होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। SER कोशिका कई कार्यों में सहायक है।
जैसे लिपिड पदार्थों के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसे कोशिका का ऊर्जा घर, संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका में एक और अंगक उपस्थित होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके अंदर कोशिका के अंदर पहुंचने वाला भोजन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और वहां पर यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है। क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है इसीलिए हम इसे ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर भी कहते हैं। गोल्जी उपकरण, ये प्रोटीन, लिपिड आदि पदार्थों का संचयन, रूपांतरण कर उन्हें पैक कर कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर व बाहर भेज देते हैं। कोशिका का अन्य अंगक है गोल्जी उपकरण। यह गोल्जी उपकरण इस प्रकार से थैलों के रूप में उपस्थित होता है और इसका काम होता है पैकेजिंग करने का या सामान को इधर से उधर ले जाने का, और इस तरह से कोशिका में परिवहन तंत्र का काम करता है। लाइसोसोम, ये कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। कभी लाइसोसोम फट जाते हैं तो इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइबोसोम कोशिका में उपस्थित टूटे फूटे पदार्थों को खा जाते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। कभी कभी कोशिका का केंद्रक या कोशिका स्वयं भी क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। उस समय ये लाइबोसोम की थैली फट जाती है और इसमें पाचक एंजाइम चारों तरफ फैल जाते हैं और ये कोशिका के सभी अंगों को पाचित कर देते हैं और इस प्रकार ये सफाई का कार्य करते हैं। और क्योंकि यह इस प्रकार फट जाते हैं और कोशिका को खत्म कर देते हैं इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। रसदानी, पादप कोशिका में रसदानियां द्रव संग्रहित करके कोशिका को कठोरता स्फीति देती हैं। इससे अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। कोशिकाओं में कुछ थैले जैसी संरचना होती है। ये इनके अंदर जल भर जाता है और जल भरने के कारण ये बड़ी हो जाती हैं और कोशिका को फुला कर रखती हैं, उसे कठोरता और स्फीति प्रदान करती हैं। इनमें प्रोटीन, अम्ल आदि, शर्करा आदि का भी संचयन होता है, यानी ये इसको अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। जिस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट में होती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी दी गई है। प्लास्टिड सभी जीवों में उपस्थित नहीं होता, ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह दो प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है तेल या वसा का संचयन करना, और ल्यूकोप्लास्ट सफेद रंग का होता है जबकि क्रोमोप्लास्ट कई रंगों का हो सकता है। यदि यह हरे रंग का होता है तो हम इसे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में मददगार होता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्पराशनदाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे? किशमिश और लाल रक्त कोशिकाओं में को जब अल्पराशनदाबी विलयन में रख दिया जाए तो क्योंकि वहाँ कोशिका की अपेक्षा जल ज्यादा है, ये कोशिकाएं फूलने लगेगी। इस प्रक्रिया को अंतःप्राशन कहते हैं। यदि यह अंतःप्राशन ज्यादा हो जाता है तो पादप कोशिका फूल जाएगी, और परंतु जंतु कोशिका फूलने के कारण फट सकती है। पादप कोशिका फटती इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसीलिए किशमिश फूल जाएगी और लाल रक्त कोशिका ज्यादा फूलने के बाद फट सकती है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जैसे बैक्टीरिया, ये सरल होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जटिल कोशिका होती है, इसमें केंद्रक कोशिका झिल्ली उपस्थित होते हैं। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अम्ल, एसिड को हम अम्ल भी कहते हैं। और आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों को नामांकित कीजिए। आपको पादप कोशिका बनानी है तो पादप कोशिका में आपको कोशिका भित्ति जरूर दिखानी है। इसके अंदर केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और इसके विभिन्न अंगक, जैसे कि मेनली आपको क्लोरोप्लास्ट को जरूर लेबल करना है। जंतु कोशिका के चित्र में आपको कोशिका झिल्ली दिखानी है,
केंद्रक दिखाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाना है जिसे हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, और गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। आज की वर्कशीट में जो हमें इतना ही करना है, जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।